नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया में से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो तो बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ने पर भर के राहुल गांधी बोले ऐसी राजनीति करने पर शर्म नहीं आती क्या पीएम नरेंद्र मोदी को। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गोधरा के विधायक, जी हाँ दोस्तों, सी के राहुल का विवादित बयान। बोले फिलहाल रेप करने वाले जो थे वो ब्राह्मण थे, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब बिहार के बाद दोस्तों होगा उत्तर प्रदेश में खेला। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल कई लोग हमारे संपर्क में, भाजपा से कोई खुश नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिल्किस बानो के साथ सिर्फ चुनाव की राजनीति की गई है, गुजरात में चुनाव होने वाले, इसलिए बीजेपी ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले अजय मिश्रा और टेनी को तत्काल में हटा दो वरना प्रशासन और सरकार दोनों को ठीक करेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है विरोध। जी हां, कश्मीरी पंडितों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लाला रामदेव पर गिरी गाज। लाला रामदेव के दोस्तों आपको बता दें एक तरफ कोर्ट ने फटकार लगाई तो दूसरी तरफ बाबा रामदेव का घी निकला मिलावटी। ये है दोस्तों इसके प्रोडक्ट, आप समझिए इसके प्रोडक्ट को खतरा बताया गया है सैंपल को। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जैसा आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी महबूबा मुफ्ती। बोले जम्मू और कश्मीर में जीत नहीं पाएगी बीजेपी, इसलिए बाहरी लोगों को भी अब वोट देने का हक जानबूझकर 25-25 हजार लोगों को दोस्तों कश्मीर में लाकर बसाया जा रहा है ताकि वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना ले। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्या कुछ इनकी चाल है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले ऐसी राजनीति करते हुए शर्म नहीं आती क्या। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है ना कश्मीरी पंडित सुरक्षित हैं और ना ही बिल्किस बानो को सुरक्षित है। आपको बताते चले दोस्तों बिल्किस बानो के 11 रेपिस्ट जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया था उनको बाकायदा रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद उनकी फूल माला से स्वागत किया गया। अब इस पर राहुल गांधी भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी राजनीति करते हुए शर्म नहीं आती क्या। लाल किले पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की। महिलाओं के बारे में हम ये कर देंगे, महिलाओं के सम्मान के बिना कुछ नहीं है, का बीजेपी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, इस तरीके की कई तमाम बातें बोली गई। लेकिन अफसोस दोस्तों के असल में बीजेपी की सोच कुछ और ही है। ये लोग उन लोगों के साथ होते हैं जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। आप देख लीजिए जो त्यागी था वो किसका नेता था, बीजेपी का नेता था, उसने महिला से बदतमीजी की। बीजेपी के कई ऐसे नेता दोस्तों जो महिलाओं पे हाथ पैर चला डालते हैं और उन लोगों को बीजेपी बाकायदा सम्मानित करती है। बीजेपी में दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बयान याद आ रहा है कि गुंडे मवालियों के लिए ही जगह है। बीजेपी लोगों को पढ़ने इसीलिए नहीं देना चाहती क्योंकि अगर अनपढ़ लोग नहीं होंगे दोस्तों तो बीजेपी का काम कैसे चलेगा, इसीलिए बीजेपी लोगों को अनपढ़ रखती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है। अगर सरकार ये कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार पंडितों को बसाया है तो उनकी जिम्मेदारी भी सरकार का फैसला होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए वहां पर जाकर अपने लोगों को बिठाकर सरकार सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना चाह रही है और वो आने वाले चुनाव पर खेलेगी ताकि वहां पर दोस्तों आप समझिए सरकार बीजेपी की बन जाए और वहां पर भी यही सब कुछ किया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, जम्मू और कश्मीर के लोगों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लाला रामदेव को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, इसका घी का सैंपल हुआ फेल तो कोर्ट ने भी लगाई फटकार। अब ये फटकार कितनी सही है कितनी गलत ये तो नहीं जानते, लेकिन बाबा रामदेव मोदी के खास है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बस फटकार कोर्ट ने कैसी लगाई होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, लाला रामदेव दोहरे तरीके से फंस गया। पहला तो ये कि इसको हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि अपनी जुबान पर लगाम लगाएं कृपया। आपको बता दें दोस्तों, बाबा रामदेव ने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया था और होम्योपैथिक को सही बताया था। यानी कि दोस्तों होम्योपैथिक को सही बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि डॉक्टर कोरोना में कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और बाबा रामदेव को, या फिर यूं कहते कि लाला रामदेव को आड़े हाथ ले लिया था। जिसके बाद ये बाबा ने फिर एक के बाद एक ट्वीट किए थे और लगातार ये डॉक्टरों के खिलाफ विवादित बयान दे रहा था कि एलियोपैथिक नहीं बल्कि होम्योपैथिक सही होते हैं, उससे जान बचाई जा सकती है और तमाम तरीके की इसने चीजें बोली। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि बाबा रामदेव जैसे लोग जो चीजें बोलते हैं या जो चीजें करते हैं उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। आप देख लीजिए, इसकी मुंह से निकली हुई जितनी भी भाषा है ना दोस्तों, वो ऐसा लगता है कोई सड़क छाप बंदा बोल रहा है। बाबा रामदेव का यही नहीं दोस्तों, कल बाबा रामदेव का घी का प्रोडक्ट फेल हो गया है। इस सैंपल दिया गया था, जब इसको दोस्तों चेक किया गया बाबा रामदेव के पतंजलि घी को, तो इसमें बकायदा मिलावट निकली, 90% मिलावट निकली। और इतना ही नहीं, इसके घी का सैंपल हानिकारक निकला। यानी कि दोस्तों किसी की जान लेने के लिए इसके घी का सैंपल काफी था बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का। अब आप समझिए, बाकायदा इसकी कंपनियों में घोटाले पाए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पैमाने पर इसकी कंपनियां घोटाले कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की मीडिया मोदी सरकार के नाम की चूड़ी, मांग में मोदी सरकार के नाम का सिंदूर लगाकर बैठी हुई है, जो कि बाबा रामदेव के खिलाफ कुछ गलत नहीं बताती। अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता का होता या किसी विपक्ष के नेता का होता या खास करके मुसलमान का होता, तो ये पूरी मीडिया अपना नंगा नाच दिखा रही होती। पूरी मीडिया के चैनलों पर यही चल रहा होता कि देखिए कैसे मिलावट निकली है। आपको मैगी का किस्सा तो याद ही होगा, जब मैगी में मिलावट निकली थी तो ये पूरी गोदी मीडिया छाती पीट रही थी कि देखिए मैगी कैसे मिलावट कर रहा है। लेकिन आज जब बाबा रामदेव का घी का सैंपल फेल हो गया, उस घी को हानिकारक बता दिया गया, और उसके बाद भी पूरी गोदी मीडिया दोस्तों अपने मुंह में खैनी जमा कर बैठी हुई है। इस मीडिया से कोई पूछने की कोशिश करेगा कि आखिरकार चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी एक मुद्दे पर अगर आप और हम बात करते हैं तो वो मुद्दा बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी टॉपिक उठा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। आप समझिए, बाबा रामदेव मोदी को फंडिंग करता है, और ऐसी वैसी फंडिंग नहीं। जब चुनाव आते हैं, बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी ये तीनों जमकर पैसा बरसाते हैं बीजेपी के प्रचार पर, ताकि बाद में बीजेपी इनके काले कारनामों पर पर्दा ढक सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने इतने सालों में बिहार के लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया, हम रोजगार देंगे। कल तेजस्वी यादव ने दोस्तों मेट्रो का उद्घाटन भी किया है श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के साथ, और जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव काफी खुश भी दिखाई दिए। लेकिन तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को विकास का भी नहीं पता है। इनको पता ही नहीं है कि युवाओं ने जो वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी दूर करेगी। आपको बताते चले, तेजस्वी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि फिलहाल बिहार में पहले लोग सिर्फ कुछ और ही राजनीति कर रहे थे, सवाल नहीं पूछे जाते थे। आज जब हमने रोजगार की बात करी, रोजगार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके मन की मंशा दोस्तों पूरी नहीं हो पाई। इनको लगा था ये बार बार तेजस्वी को ट्रोल करेंगे कि 10 लाख नौकरियां दो, आपने तो वादा किया था। अब जब तेजस्वी और नीतीश ने दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, तो भाई इनको बहुत बुरा लग गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी बौखला रही है। जब बौखलाहट सामने आ जाती है इन लोग की, तो ये पता चल जाता है कि बीजेपी के मन में क्या दुविधा चल रही है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की 40 से ज्यादा सीटें हैं, या फिर 40 मान लीजिए। अब दोस्तों बिहार इतना बड़ा राज्य है और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई।
नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ सरकार बना ली। बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2024 तक अगर ये सरकार रही तो बिहार से हमारा पत्ता साफ हो जाएगा और हम लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। मैंने पहले भी कहा तो फिर आपको याद दिला दूं, दो राज्य सबसे बड़े माने जाते हैं लोकसभा चुनाव में, पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार। लेकिन बिहार को सबसे नंबर 1 क्यों माना जाता है दोस्तों, जबकि उत्तर प्रदेश में बिहार से ज्यादा सीटें। लेकिन बिहार दोस्तों वो जगह है जहां से हर आंदोलन की शुरुआत हुई है। गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, बिहार से। बिहार दोस्तों एक ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर ये कह सकते हैं कि बड़े आंदोलनों की शुरुआत होती है और उन सरकारों का सत्यानाश भी हो जाता है जो बिहारियों से उलझती है। यानी कि बिहार सबसे बड़े राज्य में जो बीजेपी ने पंगा ले लिया नीतीश से और तेजस्वी से, ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 वाले वाकई में दोस्तों 2014 वाले क्या 2024 में रहेंगे। नीतीश का ये बयान दोस्तों काबिल तारीफ था, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि भैया जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रह पाएंगे। ये निर्दयी सरकार, ये निर्लज सरकार जो किसानों को, आम आदमियों को नुकसान पहुंचा रही है दोस्तों, इसका बेड़ा गर्क होने का समय आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिल्किस बानो के रेपिस्टों को सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि आने वाले हैं गुजरात में चुनाव। आपको बता दें दोस्तों गुजरात में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने न सिर्फ बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को मारा था, बल्कि दोस्तों बिल्किस बानो के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। आपको बताता चलूं 2002 का ये मामला है, यानी कि 2002 का ये मामला है। गुजरात दंगे आप सभी को याद होंगे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, यानी कि आज से 20 साल पुराना ये मामला है। और जो दोस्तों जो बिल्किस बानो थी, उनकी 3 साल की बेटी और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था दंगों में 2002 के जो थे। उसके बाद इन 11 लोगों ने दुष्कर्म किया था उनके साथ। उस वक्त वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी बताया जाता है। अब दोस्तों उनका दर्द भी छलका है, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी कि सिर्फ न्याय जो है सिर्फ कागज के टुकड़ों में ही दिखाई देता है, असल जिंदगी में अदालतें कोई न्याय नहीं देती। क्योंकि जाहिर सी बात है जब अदालत ने उन सबको दोषी माना, उन सबको जेल भेज दिया गया ये कहकर कि ये रेपिस्ट भी थे, खूनी भी थे, और उसके बाद उनको छोड़ देना ये बताता है कि हमारे देश का कानून कितना कमजोर होता चला जा रहा है। और इस बात में कहना कोई डर नहीं होना चाहिए किसी को भी कि देश का कानून मोदी सरकार के इशारे पर चल रहा है, और जब तक मोदी सरकार के इशारे पर कानून चलेगा तब तक कानून की ऐसे ही धज्जियां उड़ेंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देश का झंडा उतारकर भगवा रंग पोत दिया था और भाजपा का झंडा लगा दिया था, जिससे कि ये साबित हो गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों को विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे सब लोग अपना विश्वास खोते जा रहा है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने बयान दिए उनकी बात कर रहा हूं। कपिल सिब्बल को ले लीजिए, कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि अब न्याय की उम्मीद करना कोर्टों से बेकार है, क्योंकि अब तो जजों की नियुक्ति दोस्तों सरकार के इशारे पर होती है। और इससे पहले आपको याद हो प्रशांत भूषण, उन्होंने भी कोर्ट को लेकर बयान दिया था जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि फिलहाल कोर्ट में इंसाफ नहीं है, बल्कि दोस्तों जिन लोगों का साथ दिया जाता है वो बीजेपी के लोग होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कश्मीरी पंडितों ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल जहां जहां कश्मीरी पंडितों को मारा जाए वहां मोदी सरकार अपने लोगों को भेजे, अपने परिवार के लोगों को भेजे, तब पता चलेगा कि कश्मीर में क्या हाल है कश्मीरी पंडितों के। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए 2014 के बाद, जब 2017 में मोदी सरकार आई दोबारा सत्ता में वापस, तब दोस्तों मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि मैं यहाँ पर कश्मीर में फिर से एक बार पंडित बसाऊंगा जिनका पलायन हो गया था। आपको याद हो दोस्तों कि कश्मीरी पंडितों का जो मामला था, जब ये हुआ था वहां पर, जब कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था लगभग, उस वक्त जो है यहाँ पर काफी पीड़ा सही थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों से ज्यादा वहां पर मुसलमान मारे गए थे और ये आंकड़ा भी सामने आया था।
अब दोस्तों उस वक्त भी लाल कृष्ण आडवाणी के बयान के बाद ही कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। आपको याद हो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे दोस्तों, उन्होंने विवादित बयान दिया था बाबरी मस्जिद को लेकर, और जिसके बाद वहां पर आतंकवादियों ने हमले कर दिए थे और कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था कश्मीर से। अब एक बार फिर से वो स्थिति बनाई गई है दोस्तों 370 हटने के बाद। बीजेपी ने दावे किए कि हमने फिर से एक बार कश्मीरी पंडितों को बसा दिया, अब कोई टारगेट किलिंग नहीं होती, सब खुश रह रहा है। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों, ये अब सामने आ गई। एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है और उनके पास बकायदा नोट भी छोड़ा जा रहा है कि उन्हें क्यों मार रहा है हम। अभी हाल ही में जिनको मारा गया है उनके पास एक नोट छोड़ा गया, उसमें लिखा गया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो झंडा यात्रा थी, जो तिरंगा यात्रा थी, उसका प्रचार करता फिर रहा था, इसलिए हम इसे मार रहे हैं। अब आप समझिए, आतंकवादी खुलेआम कश्मीरी पंडितों को मार रहे हैं और उसके बाद भी मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। और बीजेपी के दावे तो उसी वक्त फेल हो गए जब इन्होंने झूठे वादे किए थे कि फिर से एक बार कश्मीरी पंडित वहां पर चैन से रह पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि 370 हटने के बाद घटनाएं और बढ़ गई और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब द कश्मीर फाइल्स बना दी विवेक अग्निहोत्री ने और अनुपम खेर जैसे लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया इस फिल्म में। तो ये साबित हो जाता है कि बीजेपी सिर्फ एक टारगेट लेकर चलती है और वो है हिंदू मुसलमान का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी होगा खेला। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने अपनी सत्ता को खो दिया है। ये पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। हमेशा बीजेपी दूसरों की सरकारें गिराती थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की खुद की सरकार गिर गई। अब दोस्तों आपको बता दें, आने वाले समय में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के लिए जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि दोस्तों जीने के लिए सांस लेना। कम से कम कांग्रेस को दोस्तों अपना राजस्थान बचाना चाहिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सरकार, या फिर 2 राज्यों में तो आना चाहिए, गुजरात या हिमाचल में से एक राज्य कांग्रेस को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की संख्या बहुत कम हो गई है राज्यों की। आप देखिए सिर्फ ज्यादातर मेन जो सरकारें कांग्रेस की 2 ही जगह है। एक तो आपको पता ही है राजस्थान में है और दूसरा जो है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपने गढ़ बचाना चाहिए पहले तो, उसके बाद अटैक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी को हराया नहीं जाएगा तब तक बीजेपी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। और बिहार जाने के बाद बीजेपी को हराना बहुत आसान हो गया अगर बिहार को संभाल कर रखा जाए तो, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा सीटें हैं और उन पर तेजस्वी और नीतीश का कब्जा हो सकता है अगर वो जमकर चुनाव लड़े तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोले फिलहाल रेप करने वाले दोस्तों अब आप समझिए ब्राह्मण थे इसीलिए उनको छोड़ दिया गया, वो लोग अच्छे लोग थे, इससे पहले उनकी कोई कंप्लेन नहीं थी। अब आप समझिए दोस्तों रेप करने वाले अच्छे लोग कब से हो गए, ये बीजेपी का नेता CK राहुल बताए। दरअसल आपको बता दें गोधरा का ये विधायक है, गोधरा, और आपको बता दूं ये उस पैनल में शामिल था जिस पैनल में ये डिसीजन लिया गया कि इन 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया जाएगा इनके अच्छे व्यवहार की वजह से। अब कौन सा अच्छा व्यवहार दिख गया ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो 11 पैनल वो पैनल जिसने इन 11 लोगों को रिहा करने की बात कही उसमें CK राहुल भी दोस्तों एक सदस्य था और ये गोधरा का विधायक है CK राहुल। इसने अभी एक हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें इसने कहा कि दरअसल ये लोग तो ब्राह्मण हैं और ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पहले इनकी कोई कंप्लेन नहीं आई है, इसलिए हमने इन अच्छे लोगों को छोड़ दिया है। अब आप समझिए दोस्तों गुजरात में चुनाव आने वाले हैं लेकिन रेपिस्ट अच्छे लोग हो गए दोस्तों, अच्छे लोग रेप करते फिरते हैं दोस्तों। शायद बीजेपी के हिसाब से दोस्तों यही अच्छे लोग होते हैं जो महिलाओं का रेप कर देते हैं, जो दोस्तों आए दिन खुलेआम मर्डर कर देते हैं, है ना, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, दादागिरी करते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं, वो लोग बीजेपी के हिसाब से अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि ये 11 रेपिस्ट अच्छे लोग हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में घंटी आएगी उसको भी